हम्म, आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन और ऑनलाइन स्वागत है। आज की क्लास तकनीकी कारणों से कुछ विलंब से शुरू हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए हम लोग पुनः एक बार पंचायती राज पढ़ने की कोशिश करते हैं और जहाँ तक कल मैंने पढ़ा दिया था उससे आगे देखते हैं। तो आगे है अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 243 अनुच्छेद है आपका 243C या ग, और इसमें है पंचायतों की संरचना। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये 3 स्तर का होगा, है ना। ये 3 स्तर इसमें होंगे। क्या क्या? ये जिला जिला स्तर, फिर आपके अगर एमपी के अकॉर्डिंग बात करें तो जनपद जनपद पंचायत, ये जनपद स्तर पे, और फिर तीसरा ये ग्राम स्तर। तो जिला स्तर पर जिला पंचायत और जनपद पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। एक तो ये हो गया। और मैंने कल ये बताया था कि ये त्रिस्तरीय, इसके पहले वाले आर्टिकल में यानी 243 बी या ख में मैंने आपको ये समझाया था कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पे 3 स्तर नहीं होंगे, 2 ही स्तर होंगे। क्या? ग्राम पंचायत और सीधे जिला पंचायत। ये मध्यवर्ती वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अरे सॉरी 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर ये तीनों स्तर होंगे। और तीनों स्तर होंगे तो कैसे होंगे? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि ये सारे लोग देख रहे होंगे तो मैं अभी जब एमपी का स्पेशल पढ़ाऊंगा, है ना, तो मैं वहाँ पे जनपद लिखूंगा। अभी यहाँ पे जैसा 73वें संविधान संशोधन में है वैसा लिख देता हूँ। तो उसमें है क्षेत्र स्तर पे क्षेत्र पंचायत, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होंगे? इसमें हेड और मेंबर होंगे, तो इसका हेड क्या कहलाएगा? इसका हेड कहलाएगा ये जिला पंचायत अध्यक्ष और ये जिला पंचायत अध्यक्ष। फिर जो मेंबर होगा वो क्या कहलाएगा? ये जिला पंचायत सदस्य फिर इसी तरह से जो क्षेत्र स्तर पे होते हैं वो कहलाते हैं क्षेत्र प्रमुख, या अंग्रेजी में हम लोग ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं, क्षेत्र प्रमुख। और मेंबर को क्या कहते हैं? बीडीसी। क्षेत्र सदस्य को क्या कहेंगे? बीडीसी, यानी कि ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर। तो यहाँ पे इनको सदस्य कहेंगे, उनके हेड को।
क्या कहेंगे, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। और फिर इसी तरह से जो ग्राम स्तर पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, और ये क्या, ग्राम पंचायत सदस्य, ये ग्राम पंचायत पंचायत सदस्य, ये इनकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है ना, एक तो 3 लेयर हो गए इनके, इनके पंचायतों की संरचना में 3 संरचना आपने देखा, जिला स्तर, क्षेत्र स्तर, ग्राम स्तर, और इसमें ये दोनों में हेड और मेंबर और इनके अलग अलग नाम। एक चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये चूंकि पंचायत मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि ये किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। तो ये राज्य, ये तो है कि वो अगर 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है तो त्रिस्तरीय होगा वहां पे, लेकिन यहाँ पे इनके हेड और मेंबर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग राज्यों में अपने तरीके से। जैसे उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है, जिला पंचायत सदस्य कहलाते हैं, ये ब्लॉक प्रमुख कहलाते हैं और वो सदस्य बीडीसी कहलाते हैं। या फिर ये नीचे वाले ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य कहलाते हैं। आपके एमपी में अगर बात किया जाए तो एमपी में ये जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे क्या कहलाते हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत सदस्य। और नीचे वाले ये ग्राम पंचायत स्तर पे जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है और जो सदस्य होता है वो पंच कहलाता है। तो ये हर राज्य में अलग अलग, ऐसा ही आपके राजस्थान में भी है। तो ये राज्य इनका नाम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य है कि वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होगी, उसकी संरचना त्रिस्तरीय होगी अगर उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ गया होगा सभी के, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब एक बात और देख लीजिए कि यहाँ पे जो ग्राम स्तर वाला है, तो ये मैं आपको चलो यहाँ पे समझाता हूँ। जो ग्राम स्तर है इसमें जो हेड होगा और मेंबर होगा दोनों का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। क्या होगा, दोनों का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड, हेलो इधर देखो ध्यान। तो ये जो ग्राम लेवल है, मतलब जो सबसे लो लेवल है, इसके ग्राम लेवल के जो हेड होंगे, यानी अगर आपके अकॉर्डिंग बात करें मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग, तो हेड अभी मैंने क्या बताया था, हेड क्या कहलाता है, हेड क्या कहलाता है, सरपंच, और ये सदस्य क्या कहलाता है, पंच। तो ये दोनों ही हेड और मेंबर यानी सरपंच और पंच दोनों का इलेक्शन यानी निर्वाचन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। मतलब जनता सीधे ही दोनों का चुनाव करेगी। तो बात समझ में आ गया। अब जो दूसरा लेयर होता है ये क्षेत्र वाला, यहां पर भी क्या होंगे, यहां पर भी हेड होंगे और मेंबर होंगे। तो देखना यहाँ पे जो मेंबर होते हैं इनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, मतलब जो जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव तो जनता करती है, लेकिन जो इनका हेड होता है इनका चुनाव यानी इनका इलेक्शन क्या होगा, इनडायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष होता है। कैसे कि आम जनता चुनती है इनके सदस्यों को और ये सदस्य अपने में से चुनते हैं ये जनपद पंचायत अध्यक्ष को। अरे बात समझ में, किसी कोई डाउट? फिर इसके बाद जो तीसरा वाला क्या है, ये जिला। तो जिला वाले में भी क्या होगा, हेड होगा और मेंबर होगा। तो जो मेंबर होगा इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है और जो हेड होता है इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। देखना यही बात आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना।
यही बात आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये 21 सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो आप देख रहे हो ना कि जो सबसे लो लेवल है, लो लेवल कौन है? ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे हेड एंड मेंबर दोनों का चुनाव क्या हो रहा है? डायरेक्ट हो रहा है, जनता सीधे कर रही है। और जो ये क्षेत्र स्तर है और जिला पंचायत स्तर है, यहाँ पे इनके सदस्यों का चुनाव तो डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन इनके अध्यक्षों का चुनाव, हेड का चुनाव इनडायरेक्ट हो रहा है। यानी वो जितने सदस्य के रूप में चुन के आते हैं वही अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, चाहे वो मध्यवर्ती स्तर हो चाहे जिला स्तर हो। ये बात समझ में आ गई? किसी को डाउट हो तो स्पष्ट पूछना यहीं पर, है ना? तो यहां तक क्लियर। आगे देखा जाए आप क्योंकि इसमें यही सब प्रावधान है। और ये चुनेगा कौन? तो अभी मैंने उधर बताया था ना ग्राम पंचायत वाले कि ये इनका पूरा एरिया बन जाएगा, है ना? कहाँ तक किनको मिला के एक वो होगी, ग्राम पंचायत होगी। फिर कई गांवों को मिला करके क्षेत्र बनता है, और फिर कई क्षेत्रों को मिला के क्या जिला बनता है। तो जिस क्षेत्र में इनको जनरली हम वार्ड में बांट देते हैं, क्या करते हैं? वार्ड में, चाहे ये ग्राम वाले हों या क्षेत्र वाले हों या जिला वाले हों। तो जैसे अगर ग्राम है तो उनको पूरे उस ग्राम के जितने सदस्य चुन के आएंगे उस ग्राम में देखना कम से कम 10 होना चाहिए, तो उनको हम प्रत्येक वार्ड में बांट देते हैं, है ना? इसी तरह से एक ब्लॉक है तो ब्लॉक में भी हम क्या कर देते हैं, कई गांव में जाते हैं तो उसको कौन कौन से गांव उस ब्लॉक में आएंगे। या इसी तरह से जब हम जिले पर करते हैं चुनाव तो पूरे जिलों को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग वार्डों में बांट देते हैं, और वहीं से जो चुन के आता है वो सदस्य कहलाएगा, जिला पंचायत सदस्य। आप इस शब्द से भली बात परिचित होंगे जहां तक मैं समझता हूँ, है ना? देखना कोई अगर आपके गांव की कोई सड़क बनी होगी तो देखना उस पर लिखा रहता है कि ग्राम निधि से या जनपद निधि से या जिला निधि से। तो अगर जिला निधि से होगा तो जो जिला पंचायत सदस्य होगा उसकी जिम्मेदारी होगी, अगर क्षेत्र वाला होगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी, अगर ग्राम वाले से हुआ है तो फिर ग्राम वाले की जिम्मेदारी होगी, यानी सरपंच, है ना? तो इस तरह से इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, वार्डों में बांट देते हैं, और वही वार्ड मेंबर होते हैं तो अलग, कहीं पार्षद कहलाते हैं, कहीं सदस्य कहलाते हैं, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कहलाते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी समझ में आ गया कि इनका चुनाव कैसे होता है ना? तो आपने देखा कि एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि ग्राम स्तर पे हेड और मेंबर दोनों का डायरेक्ट यानी सीधे जनता चुन रही है, और ये मध्यवर्ती और जिला स्तर पे सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है, यानी जनता कर रही है जो उस निर्वाचन क्षेत्र में आएगी। और ये जो उनके हेड होंगे वो जो सदस्य चुन के आएंगे वही अपने में से एक हेड का चुनाव करेंगे, जो जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाएगा। जैसे आपके यहाँ एमपी में वो जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है, यूपी में वो ब्लॉक प्रमुख कहलाता है, और टॉप लेवल से यानी जिले पर जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है, जैसे आपके यहाँ है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा ये आर्टिकल बहुत अच्छे से, ठीक है? तो देखना जब आपसे अभी तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे अनुच्छेद हो गया और ये प्रावधान हो गया। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो छेद रहता है और इधर क्या प्रावधान रहता है। इधर अगर अनुच्छेद क्रम में है तो प्रावधान उल्टा सीधा रहेगा, अगर प्रावधान क्रम से है तो अनुच्छेद ऊपर नीचे रहेगा। तो यदि आपको पता है कि किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपना उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि पंचायतों की संरचना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, 243 ए, 243 बी, 243 सी और 243 डी, तो किस में हो जाएगा? सी। तो सारे लोग बोलो भाई सी। और हिंदी में क्या? ग। मुझे लगना भी तो चाहिए ना कि आपके समझ में आ रहा है, ठीक है? अब अगले पेज को लेते हैं,
इसमें अब अगला आर्टिकल क्या आ गया, ये देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक अगर पूछा गया है किसी एग्जाम में, सबसे अधिक अगर किसी एग्जाम में पूछा गया है तो यही वाला पूछा गया है। क्या 243 डी या घ? अभी मिस्टर देव अभी ध्यान दीजिए, है ना। ये अक्सर यही पूछा जाता है आपसे। अभी तक जो मैंने ABCD पढ़ाए वो नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत अच्छा से याद करिए। इसमें क्या है? आरक्षण, ठीक है ना। अभी मैंने आपको ये केंद्र वाला जब पढ़ा रहा था तो लोकसभा का किसमें बताया था? अनुच्छेद 332 में, अरे नहीं सर, यहाँ पे ये लोकसभा का 330 और राज्य और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में क्या? अनुच्छेद 332 किसके लिए था? SC प्लस ST के लिए आरक्षण था ना यहाँ पे। और अभी देखिए महिलाओं वाला आ गया है, तो अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये आरक्षण का प्रावधान है ना अनुच्छेद 330 के तहत, कहाँ पे? लोकसभा में। और 332 के तहत ये राज्यों की विधानसभा में किसके लिए? SC और ST के लिए, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी, यानी स्थानीय निकाय में भी, यानी चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत, इन तीनों ही स्तरों पर, और उसमें मेंबर और हेड दोनों स्तरों पे आरक्षण का प्रावधान है, रिजर्वेशन का प्रावधान है। और इसमें एक चीज और बढ़ जाएगा कि इसमें देखना 3 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए तो यहीं पर कर दिया गया। यहाँ SC के लिए, ST के लिए और ओमेन क्या हो गया, ये ओमेन यानी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। जैसे ये, चलो लिख दे रहा हूं, ये महिलाओं के लिए, और ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, फिर ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, इन तीनों के लिए क्या है? आरक्षण है। अब देखो इसमें भी कैसे है। इसमें जो ये 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन, तो इसमें महिलाओं के लिए कुल सीटों का कितना? महिलाओं के लिए कुल सीटों का कितना रहेगा? 1/3, यानी कितने परसेंट हो गया? 33%। 33%। अभी देखो, अभी जो लोकसभा में या विधानसभा में आरक्षण देने के लिए महिलाओं को कितना किया गया है? कुल सीटों का 1/3, यानी 33%, है ना। तो जैसे अभी उसमें अब देने की बात हुई है, और इसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा दे दिया गया। तो अब इसमें देखना, इसमें भी ये एक तो महिलाओं को आरक्षण है, और महिलाओं में भी ये क्या है? SC और ST के लिए, ठीक है, कितना? 33%, ठीक है। अब और इनके लिए जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं, इनका है, इनकी जनसंख्या के अनुपात में, मैंने शुरू में ही कहा ना कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूं, और बहुत ठीक से इसको क्या करना है? समझना है आपको।
इनकी जनसंख्या के अनुपात में, मतलब जितनी उनकी जनसंख्या है वही देखना, यही आधार यहाँ पर भी रहता है। जो एसटी एससी को यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है ना, वो इसी आधार पे कि जितनी इनकी जनसंख्या है पूरे भारत में, उसी आधार पे इनको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्थानीय निकाय में भी एसटी और एससी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और महिलाओं को, औरतों को क्या, कुल सदस्य संख्या का 33%। ये बात समझ में आ गया। अब बचा कौन, ओबीसी। अब ये बचा कौन, ओबीसी। तो ये छोड़ दिया गया राज्य विधानमंडल पे, राज्य विधान मंडल। जैसे सपोर्टेड आप एमपी से हो, तो अगर यहाँ का विधानमंडल अगर कानून बना के ओबीसी के लोगों को, अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देना चाहता है, तो यहाँ का विधानमंडल कानून बना के इनको भी, ओबीसी को भी आरक्षण दे सकता है। लेकिन इन तीनों के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और महिलाओं के लिए क्या कर दिया गया, 73वें संविधान संशोधन में ही प्रावधान कर दिया गया। ठीक है ना। और देखिए मध्य प्रदेश, ये आपका गुजरात, बिहार, ऐसे बहुत सारे राज्यों ने महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50% कर दिया है। ठीक है, 33% से बढ़ाकर क्या कर दिया है, 50% कर दिया है। मैंने कहा था ना कि चूंकि ये पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, सही मायने में कानून बनाने का अधिकार इस पर राज्य विधान मंडल को ही है, लेकिन संविधान संशोधन करने का अधिकार इनको नहीं है। वो किनको है, संसद को है, अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसलिए उसने एक मोटा मोटी एक बना दिया है ना कि ये होगा। अब ये है कि उसमें अगर कुछ परिवर्तन करना चाहें तो राज्य का विधानमंडल कर सकता है। जिस अभी नाम को देखा, इसके पहले वाला आर्टिकल में नाम को देखा है ना कि ऊपर और नीचे वाला तो वही है, लेकिन बीच वाला नाम बदल गया था, है ना। फिर वो उनके हेड और मेंबर के नाम भी बदल गए थे, पंच, सरपंच, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये था कि 33%, लेकिन अगर राज्य चाहे तो बढ़ा सकता है, तो बढ़ा के देखिए कितना कर दिया है, 50% कर दिया है। तो ये किस पर निर्भर करेगा, राज्य के विधानमंडल पर। या उसने ये भी कर दिया कि यदि राज्य का विधानमंडल चाहे तो ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। देखना, ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये चल रहा है, मैं इसलिए शुरू में ही लिख दिया हूं कि और आर्टिकल भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन ये अनुच्छेद 243 डी यानी घ को कतई भूलना नहीं है। और बहुत अंदर और डीप घुस के पूछ रहा है, इसीलिए इसके पहले वाला भी बहुत अच्छे से समझाया हूं। देखना, ये 243 ये सी यानी ग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। कैसे हो रहे थे बहुत अच्छे से मैंने बताया। तो इसको भी बहुत अच्छे से करना है, और इसको 2 आर्टिकल बहुत अच्छे से करना है। ये सबसे अधिक प्रश्न यही 2 आर्टिकल से पूछे जाते हैं। तो अभी जितनी बात यहाँ पे समझाया, समझ में आया सबके, क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? तो एक बार फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं कि एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और महिलाओं को 33%, लेकिन इसमें है कि राज्य विधानमंडल चाहे तो और बढ़ा सकता है। और फिर दूसरा कि ओबीसी के लिए राज्य विधानमंडल चाहे आरक्षण का प्रावधान करना, तो राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वो ऐसा प्रावधान कर सकता है, और बहुत सारे राज्यों में ऐसा किया भी है। क्लियर? अब एक बात ये देखना कि जो आरक्षण दिया जाता है ना, ये चक्रानुक्रम, क्या किया जाता है, चक्रानुक्रम यानी रोटेशन के आधार पे। कैसे? रोटेशन, रोटेशन के आधार पे। मतलब ये है कि जैसे मान लो इस बार हमने महिला कर दिया, 1 मिनट, इस बार हमने महिला का सीट आरक्षित कर दिया,
तो अब महिला में भी जनरल महिला की होगी कि ओबीसी की होगी कि एससी की होगी कि एसटी की होगी, है ना। तो अगर जनरल है, जनरल महिला सीट है, तब तो कोई महिला ही बनेगी। लेकिन अब जनरल है तो उसमें जनरल ओबीसी एसटी एससी कोई भी बन सकता है। लेकिन अगर वो एसटी एससी है सीट तो केवल वही एसटी एससी बनेगा, तब जनरल और ओबीसी की नहीं बनेगी। अगर सब होता तो आरक्षण का मतलब क्या रहता। और ये जैसे इस बार इनका हो गया तो अगली बार ओबीसी का, अगली बार जनरल का, है ना। इस तरह से ये रोटेशन के आधार पे बदलते रहता है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि एक तो आरक्षण तीनों ही स्तरों पे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, और उसमें दोनों स्तरों पर, मेंबर के भी स्तर पर और हेड के भी स्तर पर। अब जैसे जैसे सपोज दैट कि किसी राज्य में कुल 30 जिले हैं, किसी राज्य में 30 जिले हैं, तो अब वहां पे कम से कम अगर 33% आरक्षण है तो कम से कम 10 महिलाएं वो होंगी, जिला पंचायत अध्यक्ष होंगी, है ना। अगर अगर 50% आरक्षण है तो 15, कम से कम 15 जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होंगी, महिला होंगी। यही हाल उसमें है। अगर वो पता चले कि 9 वार्डों में बटा है तो उसमें से कम 33% महिला होंगी, और नहीं तो कम से कम 4.5, तो आदत काट के बनेगा नहीं, तो लगभग या तो 4 या 5, है ना। तो ऐसे मिलेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आया? तो ये भाई देखना बहुत अच्छे से और बहुत आराम से पढ़ना है। ये सबसे अधिक, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या एमपीपीएससी का एग्जाम हो या अदर एग्जाम भी हो, अदर एग्जामिनेशन में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, ये इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचायती राज, और पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल ये 243C ग भी और 243D, यानी अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलो अगले को देखते हैं, ठीक है। अगले में है जी, पूछे। हाँ, ये वहाँ पे, हाँ बिल्कुल, उनके पास पूरा डाटा होता है। जैसे हर जिले पर आप देखना, अब जैसे ग्वालियर जिला है सपोर्टेड, अब ग्वालियर जिले पे एक जाना, यहाँ पे वो होगा, ये विकास भवन होगा, वहाँ पे आप जाना, या जिला पंचायत का ऑफिस वहीं उधर है, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। या फिर जो ये है जिला विकास का जो कार्यालय होता है, वहाँ पे पूरा एक सांख्यिकी विभाग होता है। उस सांख्यिकी विभाग में आप जाओगे तो ये पूरा डिटेल मिल जाएगा कि पूरे जिले में कितनी जनसंख्या है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उसमें कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितना लिटरेसी है, लिंगानुपात कितना है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो ये सारा आंकड़ा इनके पास रहता है। जब चुनाव होता है तो उसी तरीके से ये चीज़ रोटेशन के आधार पर ये दिखा जाता है कि पिछली बार किसका रहा, इस बार किसका रहा है ना। तो इस तरह से ये रोटेशन के आधार पे आपको ये आरक्षण मिलते रहता है। अब जैसे सपोज दैट कि आप देखो, हालांकि वो अगले नगरी वाला पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अब चूंकि प्रॉपर शहर में हो, ग्वालियर में हो, तो ये ऐसे ही व्यवस्था उसमें भी रहेगा, नगरी वाले में, 74वें वाले में। जैसे आपने देखा था ना कि ये यहाँ पे क्या था, ये महिला सीट हो गया था, मेयर वाला यहाँ पे महिला सीट हो गया था, और महिला में जनरल था। तो आपने देखा ना कि शोभा सिकरवार क्या है, मेयर हैं और महिला हैं, तो कोई पुरुष नहीं खड़ा हो सकता था, महिलाएं खड़ा हो सकती थी। और चूंकि जनरल सीट था तो जनरल के साथ साथ ओबीसी एसटी एससी वाले भी खड़े हो सकते थे। लेकिन जीती कौन, ये जनरल से थी, कांग्रेस की हैं शोभा सिकरवार, है ना, कांग्रेस पार्टी की हैं, है ना, तो वो जीत गई। अगर वही वो होता, अगर उसको ओपन होता पुरुष, तब तो कोई वहां से, तब अगर पुरुष का है तो देखो तब महिलाएं भी खड़ी हो सकती हैं। अगर पुरुष वाला है तो महिलाएं भी खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर महिला सीट है तो केवल महिलाएं खड़ी होगी, पुरुष नहीं खड़ा हो सकते। रिजर्वेशन का यही तो मतलब है ना, अगर यही तो रिजर्वेशन है। नहीं तो अगर कोई कभी खड़ा हो जाता तो फिर रिजर्वेशन काहे का, है ना। रिजर्वेशन का मतलब तो यही है कि हम उनमें नहीं जा सकते लेकिन वो हमारे में आ सकते हैं। अरे बात समझ में है? तो
हंसिए भी, मुस्कुराइए भी, और इस बात को बहुत अच्छे से समझिए भी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट तो नहीं? और किसी को कोई डाउट नहीं? जी, ग्राम पंचायत सदस्य को अभी तो बताया था, पंच कहते हैं आपके एमपी में। हाँ बिल्कुल, अभी यही बात तो समझा रहा था, कहाँ सोए थे? अभी यही बात तो इसके पहले इस वाले में समझाया हूँ मैं, कि जो ग्राम स्तर होता है उसमें हेड और मेंबर, हेड क्या कहलाता है? सरपंच, और मेंबर क्या? पंच। तो दोनों को जनता चुनती है। और तुम्हारे गांव में होता ही नहीं है? कौन सा तुम्हारे गांव है भाई? अरे नहीं, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, किस गांव का, कौन जिला में आता है तुम्हारा? दतिया जिला में आता है। तो दतिया जिला में दरअसल मैं बता दे रहा हूं, ये एक ग्राम पंचायत कम से कम 1000 की जनसंख्या पर होती है। 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनता है। और जब ग्राम पंचायत, चूंकि बहुत सारे आप देखते हो कि ये कहीं यहाँ पे 4 घर यहाँ पे 150 लोग यहाँ पे है, 150 वहाँ, 150 वहाँ, 150 वहाँ, तो इतने कई वो पूर्वे या मोहल्ले को मिला के 1000 जब जनसंख्या हो जाती है तब एक ग्राम पंचायत बनता है। अब उसमें एक ग्राम पंचायत तो एक सरपंच तो एक ही होगा, 1000 जनसंख्या में सरपंच एक होगा। लेकिन अब उसको ना, अब सदस्य कितने होंगे? तो वो 100 जनसंख्या पर एक सदस्य होता है। 100 जनसंख्या पे तो क्या हो जाएंगे? 10 पंच हो जाएंगे और एक सरपंच हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही वहां पे होता होगा। वो हो सकता है कि जिस जिस वाले में तुम्हारा आता हो वहां से ना करके दूसरे वाले में वार्ड में आता हो। लेकिन हर बहुत बड़ा गांव है ना, तो आज जाना और या अपने पापा से फोन करके पूछना, वहां पे जरूर वो बताएंगे। हाँ, क्या तुम्हारे पापा सरपंच थे? तो ये तो ठीक है कि, ये तो ठीक है ना कि सरपंच है, लेकिन आप देखना, पूछना कि तुम्हारे कम से कम 10 पंच भी होंगे। फोन करके पूछना, 20 हैं तो बड़ा गांव होगा, 2000 की जनसंख्या होगी, वहां पे 2000 की जनसंख्या होगी तो 20 पंच होंगे और सरपंच है ना। ऐसे होता है ना। वो जनसंख्या पर निर्भर करेगा कहाँ पर कितना। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जनसंख्या यथासाग एक ही होती है। ये जो प्रतिनिधि चुन के आता है ना, वो समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वो चाहे बात लोकसभा की हो, चाहे राज्यों में विधानसभा की बात हो, चाहे यहाँ पर इन तीनों ही स्तरों पर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, और उसमें भी दोनों हेड और मेंबर, ये सब के सब समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब चुनाव कराना होता है ना, तो इसका परिसीमन होता है। क्या होता है? परिसीमन होता है कि ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा जनसंख्या हो, कहीं कम हो। तो उसको क्या किया जाता है? एक में मिला के, यहां से यहां तक एक हो गया, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां, ऐसे किया जाता है। ठीक है ना। अगर मान लो कि ये कम पड़ते हैं तो दूसरे गांव से ले लिया जाता है, ऐसे भी होता है। जैसे जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे कम पड़ता है तो 2 पंचायत दूसरे से ले लिया जाता है और बाकी वो दूसरे में आ जाते हैं, ये ब्लॉक ब्लॉक वाले में। हाँ ठीक है ना। मेरा भी गांव काफी बड़ा है ना। तो वहां पर इस तरह से किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा था कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, समझो, क्योंकि ये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप एसडीएम बन जाओगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी ये चुनाव करवाना, आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका होगी इसमें, है ना। तो इसलिए अगर इस बात को बहुत अच्छे से समझे हो तो वहां पे इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। नहीं, ये एक साथ ही होता है। ये एक साथ ही, ये पंच और सरपंच जब अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो एक साथ ही होता है। जैसे अभी जो एमपी में चुनाव हुआ है, ये 5 वर्ष की बजाय 7 वर्ष हो गया है। हाँ, 2 वर्ष डिले हो गया है। ठीक है ना। वो अन्य आरक्षण वाला मुद्दा फंसा हुआ था, तो इसके वजह से डिले से हुआ है। तो ये कितना, अभी यही तो आगे पढ़ाना है अवधि वाले में, अगला आने तो उसमें यही पढ़ाना है ना। अभी जितना पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छे समझ लो,
है ना, जो आपके मन में चल रहा है वो सब यहाँ आएगा, लेकिन वो अगले आर्टिकल में रहेगा। तो चलो देखते हैं। ये अब देखो, ये अनुच्छेद अब क्या आ गया आपका, ये अनुच्छेद 243 ई या अड़, और इसमें क्या है, पंचायतों की अवधि। इसमें क्या है, पंचायतों की अवधि कि अभी यही बात कह रहा था ना मैं कि पंचायतों की अवधि एकदम फिक्स कर दिया। यही तो खासियत है 73वें संविधान संशोधन की। जब तक ये 73वां संविधान संशोधन नहीं आया था, तो यानी मान के चलो 1950 से और 1993 तक 43 ईयर्स तक अगर एक बार कोई पंच या सरपंच चुन लिया जाता था तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल, इवन 25-25 साल तक वही रहता था, चुनाव होता ही नहीं था। आपने भी देखा होगा कि एक ही पंच वो 10 साल, 15 साल तक, 25 साल तक। अब देखो, अब तो मैं बताया पहले हूं और आप बाद में बता रहे हो, है ना, तो जो बात मैं बता रहा हूं वही बात बता रहे हो, है ना। लेकिन देखना अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब इसका क्या होता है, हर 5 साल में क्या होगा, इसका चुनाव होगा। यानी जो पंचायत गठित होती है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, ये तीनों ही पंचायत का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। और वो 5 वर्ष कब से गिना जाएगा, वो 5 वर्ष गिना जाएगा इसके प्रथम अधिवेशन से। कब से गिना जाएगा, प्रथम अधिवेशन से। और ये भी देखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो, ठीक है। और दूसरा, ये 5 वर्ष गिना कैसे जाएगा, तो देखना जब प्रश्न पूछा जाता है तो विकल्प रहता है, जिस दिन चुनाव होगा, मतलब जिस दिन मतदान होगा, जिस दिन मतदान का परिणाम आएगा, और या जिस दिन इसकी पहली बैठक होगी, पहला अधिवेशन होगा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा, सी, यानी जिस दिन इसका पहले अधिवेशन होगा, पहली बैठक होगी, उस दिन से 5 वर्ष तक इसका समय गिना जाएगा। तो पंचायतों का कार्यकाल यानी इसकी अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष। और 5 वर्ष कब से काउंट होता है, कब से गिना जाता है, इसके प्रथम अधिवेशन यानी इसकी पहली बैठक से, क्या है ना, पहली बैठक से, ठीक है। तो अब समझ में आ गया इनकी अवधि। और इसकी अवधि का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 243 ई या अण में है। तो देखना, ये भी 2-3 बार पूछ लिया गया है, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया गया है। एक तो जब सिंपल पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। फिर जब इससे डीप जाएगा तो आपसे ये पूछ लेगा कि ये 5 वर्ष कब से काउंट होगा, ये 5 वर्ष कब से काउंट होगा। तो इनकी पहली बैठक से यानी प्रथम अधिवेशन से अगले 5 वर्ष तक, ठीक है। और देखना, जब अगला 5 वर्ष आएगा, होने वाला रहेगा अभी, उसके पहले ही क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है ना। और जो वो 5 वर्ष पूरा होता है, फिर इनका वाला क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, है ना। अब इसमें ध्यान से सुनो कि इसमें भी वही वाला नियम लागू होगा कि जैसे वहां पर आप देख रहे थे कि अगर लोकसभा का या राज्यसभा का या विधानसभा का या विधान परिषद का कोई भी अगर स्थान रिक्त हो रहा था तो उस पर क्या हो रहा था, उपचुनाव हो रहा था। और वो कितने समय के लिए, शेष अवधि के लिए, यानी कोई भी स्थान 6 महीने से ज्यादा समय तक रिक्त नहीं रह सकता। तो यहाँ पर भी तीनों ही स्तरों पे, और वो दोनों स्तरों पर अध्यक्ष और हेड, और तीनों स्तर यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों स्तरों पे अगर कोई भी पद या स्थान रिक्त हो रहा है, खाली हो रहा है, तो कितने माह के अंदर भरा जाना चाहिए, 6 माह के अंदर।
यानी 6 माह से ज्यादा समय तक वह रिक्त नहीं रह सकता। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो अब ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक, हाँ पूछिए, पूछो। हाँ हाँ, इस बार लेट हुआ। हाँ हाँ, पिछला किसी कारण से लेट हो गया, 2 वर्ष आपका लेट हो गया था। नो। हाँ, कौन करवा रहा है? नहीं नहीं, अब यही तो मैं समझा रहा हूं, कब यहां से वो अगले 5 वर्ष के लिए होगा। अब जैसे ये चुनाव पीछे कब 22 में हुआ था ना, तो अब ये 27 में होगा। कब होगा? 27 में होगा, है ना? क्लियर हो गया? यही तो प्रावधान करता है ये। हाँ, अगर ये है कि जैसे मान लो कि अभी 1 साल कार्यकाल बीत गया, है ना, अब मान लो कोई सदस्य भगवान न करे कि खत्म हो जाए, है ना, तो वहां पे वो रिक्त हो गया, वो चुनाव होगा, तो वो कब तक रहेगा? वो अब वहां से 5 वर्ष नहीं जाएगा, वो जब तक इसका कार्यकाल बचा है उतने समय, यानी 27 में कार्यकाल खत्म होगा तो उसका भी कार्यकाल खत्म हो गया, यानी वो 4 ही वर्ष रह पाएगा, क्योंकि 1 वर्ष का समय निकल चुका है ना। तो वो अगर बाई इलेक्शन उपचुनाव से आता है तब तो उसका कार्यकाल कितना होगा? शेष अवधि तक। लेकिन यदि पूरा का चुनाव हुआ है एक साथ, तो वो उसकी अपनी पहली बैठक से अगले 5 वर्ष तक होगा। आगे बात समझ में? और कोई डाउट किसी का? तो मैं समझू सबके समझ में आ गया। ठीक, तो अगला देखिए। अब है इसमें पंचायतों के लिए क्या, ये सदस्यता, ये है। इसमें अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे? योग्यता और अयोग्यता। लोकसभा वाले मामले में और विधानसभा वाले मामले में हम लोग पढ़ते आ रहे थे क्या? ये योग्यता और अयोग्यता। यहाँ पर योग्यता नहीं है, निरयोग्यता है। और इसमें केवल इतना ही लिखा है कि यदि किसी की उम्र अगर वो ये 21 वर्ष से अगर कम का नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि बाकी प्रावधान वही वाला लागू रहेगा। कौन वाला? लोकसभा वाला और विधानसभा वाला। कि लोकसभा में और विधानसभा में क्या था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और क्या उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी भारत का नागरिक हो जाएगा और न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? 21 वर्ष हो जाएगी। मैंने एक दिन पूरे का आयु का लेकर बताया था कि नहीं बताया था? एक दिन सबके आयु का बताया था मैंने आपको कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य या मेयर का या ये ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष सदस्य का एज कितना होना चाहिए बताया था। हाँ, मुझे लगता है जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उस समय जरूर बताया होगा। तो क्या फिर बताऊं या आगे बढ़ूं? पता है? ठीक है, तो फिर ये भी पता होगा। तो इनके लिए क्या योग्यता है कि वही भारत का नागरिक एक तरह से हो जाएगा और कम से कम 21 वर्ष की आयु, तो वो चुनाव लड़ेगा और मतदाता सूची में उसका नाम पंजीकृत होना चाहिए, है ना, तो वो चुनाव लड़ लेगा। अब वही अयोग्यता में तो आप जानते ही हो, है ना, पागल देव सब दुनिया भर का। तो यहाँ पे उतनी बातें यहाँ पे लिखी नहीं गई हैं। यहाँ पे केवल इतना लिखा गया है कि उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो, बस इतना लिखा गया है। और बाकी वही जैसे लोकसभा का विधानसभा का होता है, बात खत्म। अब वहाँ पे क्या होता है वो आप जानते ही हो, बताने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे केवल इतना ही लिखा है ना।
बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये वाली बात उतनी पूछी भी नहीं जाती है। अगर पूछी जाती है तो डायरेक्ट कि इसका चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। अब उसमें रहेगा 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। बस खत्म। हाँ पूछो। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, उस दिन हो जाना चाहिए, उस दिन हो जाना चाहिए। बहुत तैयारी चल रही है, लड़ना है क्या? अच्छा वैसे नहीं, ठीक है, डाउट क्लियर किया, अच्छी बात है। तो ठीक है, और कोई डाउट? ठीक। अब अगला है आपका। अब है पंचायतों की। अब ये देखना एक ही सा, सुनो इसमें। अब अरे यार ये पढ़ लो, बाद में डिस्कस कर लेना। अब ये इसमें क्या लिखा है? पंचायतों की, पंचायतों की क्या शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। मतलब इनकी क्या शक्तियां होंगी, है ना, इनके क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे, इसकी बात करते हैं। इसका उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद 243 जी या 6 में है। और यह पंचायतों में कौन आएगा? पंचायतों में कौन आएगा? तीनों आएंगे ना। तीनों कौन? ग्राम पंचायत, आपके यहाँ मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत और जिला पंचायत, है ना। ये तीनों ही, मतलब ये ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और ये जनपद पंचायत, और फिर आपका ये क्या, जिला पंचायत, जिला पंचायत। अच्छा अभी मैं ना ये बार बार ये आपके मध्य प्रदेश वाला कर दे रहा हूँ, तो चूंकि 73वां पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं क्या, क्षेत्र पंचायत, क्योंकि 73वें में ऐसे ही लिखा है ना। तो ये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन तीनों की क्या शक्तियां होंगी, क्या प्राधिकार होगा और क्या इनका उत्तरदायित्व होगा, इसका वर्णन संविधान में किस आर्टिकल में है? तो 243 जी या 6 में है, जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हो। अब सवाल ये है कि वो क्या है? तो वो ये है कि इनको 29 विषय पर, कितना, ये 29 विषय, 29 विषय पर कानून बनाने और उनको लागू करने का, कानून बनाने और लागू करना इनका क्या है, अधिकार है, शक्ति है या उत्तरदायित्व है। जैसे आपने देखा था ना कि संघ सूची पर कौन कानून बना रहा था? संसद, और केंद्र की कार्यपालिका उसको लागू करती है। राज्य सूची पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है और वो राज्य की कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद उसको लागू करती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जितने भी स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत, ये 29 विषय पर कानून बनाएंगे और लागू करेंगे, है ना। और देखना जब ग्राम पंचायत बनाएगी कानून तो केवल ग्राम स्तर पर लागू होगा। अगर क्षेत्र पंचायत बनाएगी तो उस पूरे क्षेत्र में लागू होगा। और यदि जिला पंचायत बनाएगी तो पूरे जिले में लागू होगा। बात समझ में आ गई? उसी तरह देखो राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता क्या, पूरे राज्य में लागू होता है। या ये संघ सूची पर संसद बनाती है तो पूरे देश में लागू होता है ना। तो बात बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये 29 विषय
मैंने अलग से आपको नोट्स में भेज दिया है ना, देखना 1 2 3 4 5 से लेके 29 तक। तो वो 29 विषय धीरे धीरे, अगर एक दिन में एक भी विषय याद करोगे तो 29 दिन में 29 विषय याद हो जाएंगे। ये नियम बना लो कि डेली, ये एक दिन में अगर 29 याद करोगे तो नहीं याद होगा, भूल जाएगा। लेकिन अगर एक दिन में एक भी विषय याद करोगे तो 29 दिन में 29 विषय याद हो जाएगा। उसकी सूची मैंने आपको भेज दी है पहले ही, है ना। तो धीरे धीरे वहां से आप याद कर लेंगे। ठीक, अब अगला है आपका है पंचायतों को, ये अगला है आपका पंचायतों को, पंचायतों द्वारा क्या करना, एक मिनट, ये पंचायतों, अब पंचायतों जब भी कह रहा हूं तो तीनों ही आ जाएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो पंचायतों को कर अधिरोपित करने यानी कर लगाने, कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां, निधियां मतलब क्या, वहां पर भी आपने अनुच्छेद 266 में, अनुच्छेद 266 में आपने देखा था ना, केंद्र की संचित निधि और फिर राज्यों की संचित निधि। केंद्र को वहां पे, केंद्र की संचित निधि में केंद्र को कर से जो आय हो रहा था वो कहाँ जमा हो रहा था, वहीं पर केंद्र की संचित निधि में, और वहीं से पूरा खर्च हो रहा था बजट के माध्यम से। उसी तरीके से राज्यों में, राज्य का विधानमंडल जो कर लगाता है और जो कार्यपालिका वसूलती है वो कहाँ, राज्य के संचित निधि में जमा होता है, और वहीं से सरकार के सारे खर्च होते हैं बजट के माध्यम से। उसी तरीके से यहाँ पर भी इन पंचायतों को भी, यानी ग्राम पंचायतों को भी और ये क्षेत्र पंचायतों को भी और जिला पंचायतों, तीनों ही पंचायतों को कर लगाने, अधिरोपित करने यानी लगाने की और उनको कलेक्ट करने की शक्ति है। और वो सारा पैसा कहाँ जमा होगा, ये जो इनकी पंचायत की जो फंड होगी वहाँ पे, यानी ग्राम का अपना फंड होगा, ग्राम पंचायत का अपना फंड होगा, ये क्षेत्र पंचायत का अपना फंड होगा और जिला पंचायत का अपना फंड होगा। जिसे आप लोग देखते होंगे कि ये सड़कों पर देखते होंगे कि ये लिखा रहता होगा कि ये पंचायत निधि से पोषित, या फिर ये आपके यहाँ चूंकि एमपी से हो तो लिखा जाता होगा कि जनपद पंचायत क्षेत्र से निर्मित, या फिर अगर जिले से हुआ है, सड़क का निर्माण हुआ है, पुलिये का, तो वहाँ देखना लिखा रहता होगा कि जिला पंचायत की निधि से पोषित, मतलब कि वो उसके निधि से बना है ना। तो ये तीनों को ही, हाँ जी बोलो, अच्छा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो वो देखना उसके लिए कौन पैसा दिया होगा, केंद्र ने दिया होगा पैसा, वो उसके पैसे से वो बनता है, जो ग्राम सड़क जोड़ो योजना के तहत। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो क्या हैं, ये मुख्य सड़क से जुड़े नहीं थे। वो क्या होता है, वो जनरली ये मुख्य मार्ग से जुड़े नहीं होते हैं। ये बरसात होती है तो जितना देर बरसात होती है वो मुख्य मार्ग से कट जाते हैं, है ना। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना के तहत क्या हुआ है, वो 12 महीने, अब चाहे जाड़ा गर्मी बरसात कोई मौसम हो, वो हमेशा जुड़ा रहेगा। जहाँ से पानी बहता था वहाँ पर क्या बन गया, पुलिया बन गया, है ना। अब आराम से 12 महीने आप कहीं पर भी आ जा सकते हो। अदरवाइज वहाँ पे क्या होती थी, नाव मंगवानी पड़ती थी अगर बरसात हो जाता था तो, है ना। तो वो उसके निधि से आएगा, है ना। और ये अपने स्तर से जो ये कर लगाएंगे उससे जो आय होगी तो वो कहाँ जमा होगी, कौन खर्च करेगा, कहाँ खर्च होगा,
ये सारा अधिकार किसको होगा? ये तीनों ही पंचायतों को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को और जिला पंचायत को। और तीनों की अपनी अपनी ये फंड, तीनों के अपने अपने फंड होंगे, यानी अपनी अपनी निधियां होंगी, वहीं पर होगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप गोलक रखते हो ना, ये एक अपना, कि वहीं पर, या आपका पर्स रहता है, तो उस पर्स में से आप ही पैसा कहीं से मिलता है तो वहीं रखते हो, और कहीं खर्च करना हो तो उसी से खर्च करते हो, होता है ना। तो आपकी निधि हो गई, फंड हो गई, जो आपका पर्स है। उसी तरह से ये ग्राम पंचायतों का होता है, या जनपद का, या फिर जिले का होता है ना। तो तीनों ही कर लगाते हैं, तीनों का आय होती है, और तीनों अपना खर्च वहीं से करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया? हो गया। तो चल, ठीक है, तो ललन